Hello everyone, welcome to WowIS. Now we'll discuss our MCQs for 1st of June. Okay, so here's the first question. Consider the following statements related to Anita. Okay, it is first NASA observatory for neutrinos, and statement number 2, it involves an array of radio antennas attached to a helium balloon flying over the Antarctic ice sheet. So सबसे पहले what is Anita? Antarctic impulsive transient antenna. Okay, Antarctic impulsive transient एंटेना. ओके, अब इसका काम क्या है? तो ये अल्ट्रा हाई एनर्जी कॉस्मिक पार्टिकल्स विच आर द न्यूट्रिनोस, कॉस्मिक रे न्यूट्रिनोस, इनकी प्रेजेंस को डिटेक्ट करता है. ओके, इनकी प्रेजेंस को डिटेक्ट करता है. तो ये इसका काम है. ना स्टेटमेंट नंबर 2, इट इन्वॉल्व्स एन अरे ऑफ रेडियो एंटीनास. तो ये रेडियो एंटीनाज होते हैं इसमें. दिस इज ट्रू, रेडियो एंटीनास. ओके, काम इसका ये है, एज वी ऑल नो. अल्ट्रा हाई एनर्जी कॉस्मिक रे न्यूट्रिनोज. न्यूट्रिनोज आर न्यूट्रल चार्ज, इन पे चार्ज नहीं होता, नीदर नेगेटिवली चार्ज नॉर पॉजिटिवली चार्ज. तो ये न्यूट्रल होते हैं, ये आपको याद रखना है. ओके, सो स्टेटमेंट नंबर 2 इज ट्रू. It involves an array of radio antennas attached to a helium balloon flying over the Antarctic ice sheet. Statement number 1, it is the first NASA observatory for neutrinos. This is also correct. So both our statements are correct. The answer is C, both 1 and 2. Okay, now ये question बना क्यों? तो context ये है कि इसने एक parallel universe को suggest किया है. Okay, parallel universe. अंटार्कटिक के ऊपर जब बलून उड़ रहा था तो उसने अल्ट्रा हाई एनर्जी न्यूट्रिनोस को डिटेक्ट किया जो कि रेयर है. ओके, सो इसने एक पैरेलल यूनिवर्स को सजेस्ट किया है. आगे रिसर्च होगी तब देखेंगे. नाउ मूव फॉरवर्ड. अगला क्वेश्चन है हमारा, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू रोजगार सेतु स्कीम. ओके, इट फुलफिल्स द मैन पावर रिक्वायरमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज एंड प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट ड्यूरिंग द कोविड-19. स्टेटमेंट 2, इट इज़ द स्कीम ऑफ महाराष्ट्र गवर्नमेंट. तो ये हमने आज ही के करंट अफेयर्स मॉड्यूल में इसको कवर किया है. महाराष्ट्र गवर्नमेंट की स्कीम नहीं है, ये एमपी गवर्नमेंट की स्कीम है. ओके, आज ही के डेली करंट अफेयर्स मॉड्यूल में ये कवर किया है हम लोगों ने. नाउ स्टेटमेंट नंबर 1, इट फुलफिल्स द मैन पावर रिक्वायरमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज. ओके, दिस इज करेक्ट. आंसर इज ए, 1 ओनली. ओके, अब इसमें एमपी गवर्नमेंट की स्कीम है. इसमें जो भी लोग लेबर्स बाहर से आए हैं, लेबरर्स, उनको एम्प्लॉयमेंट देना है. तो उसी के लिए पूरी स्कीम है. एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगा और जो लेबर रिक्वायरमेंट है वो भी पूरी होती है. तो आवर आंसर इज़ 1 ओनली. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. केरला एंड तमिलनाडु अकाउंट फॉर मोर देन 60% ऑफ रबर, नेचुरल रबर प्रोडक्शन. And statement number 2, rubber trees can tolerate both acidic and alkaline soils but need good drainage. So you should find out the correct statement. So let us see statement number 1. Kerala and Tamil Nadu account for more than 60% of national rubber production. This statement is true. Okay, Kerala and Tamil Nadu both account for almost 80% of the national rubber production. Kerala and Tamil Nadu 81% प्रोडक्शन है इन दोनों स्टेट्स का मिला के. नाउ रबर ट्रीज कैन टॉलरेट बोथ एसिडिक एंड एल्कलाइन सॉइल्स. ओके, बट नीड गुड ड्रेनेज. ये स्टेटमेंट भी सही है. बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू. आंसर हुआ सी, बोथ 1 and 2. सो रबर के बारे में कुछ जानते हैं. तो सबसे पहले रबर एक ट्रॉपिकल प्लांट है. ओके, ट्रॉपिकल. ये बोथ एसिडिक और एल्कलाइन सॉइल्स को टॉलरेट कर सकता है. इसको गुड ड्रेनेज चाहिए होती है क्योंकि इसकी जो रेनफॉल रिक्वायरमेंट है वो हाई है. ओके, रेनफॉल रिक्वायरमेंट इज़ हाई. रेनफॉल रिक्वायरमेंट जो है इसकी वो हाई है. और इसको 20% से 20 डिग्री सेल्सियस से जो टेम्परेचर है उससे ज़्यादा ही टेम्परेचर चाहिए. इसके नीचे ये सर्वाइव नहीं करता है. नाउ ये कॉन्टेक्स्ट क्या है इस क्वेश्चन का. सो द डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स हैज़ ब्रॉट आउट नेशनल रबर पॉलिसी. डिपार्टमेंट ऑफ जो कॉमर्स है, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, इट हैज़ ब्रॉट आउट नेशनल रबर पॉलिसी. ओके, इसलिए क्वेश्चन फ्रेम किया गया है.
दूसरी चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि रबर बोर्ड विच इज़ हेडक्वार्टर्ड इन कोट्टयम, रबर बोर्ड विच इज़ हेडक्वार्टर्ड इन कोट्टयम केरला, ये सारी पॉलिसीज़ को देखता है, ओवरसी करता है। ओके, एंड इंडिया इज़ द 6th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ नेचुरल रबर, 6th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। आंसर हमने बताया जैसे कि बोथ 1 and 2 सी। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। अगला क्वेश्चन इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। Statement number 1, PM may appoint additional judges to the High Court if there is any temporary increase in the business. Statement 2, the period of such appointment must not exceed 2 years. Statement number 3, no additional judge of High Court shall hold office after attaining 62 years of age. Okay, तो ये लक्ष्मीकांत अगर आप रेफ़र करेंगे तो आपको डायरेक्ट इसका आंसर मिलेगा। Now let's look at statement number 3. No additional judge of High Court shall hold office after attaining 62 years of age. This statement is absolutely correct. Statement 2, the period of such appointment must not exceed 2 years. This is also true. A PM may appoint additional judges to the High Court. This statement is incorrect. हम सबको पता है कि PM अपॉइंट नहीं करता है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है जजेस को। ओके, प्रेसिडेंट इज़ द अपॉइंटिंग अथॉरिटी। ओके, तो ये स्टेटमेंट नंबर 1 गलत है। अगर आप सिर्फ इसको एलिमिनेट कर देते हैं तो यू विल फाइंड योर आंसर। हर स्टेटमेंट में 1 है तो यू जस्ट हैव टू एलिमिनेट दिस स्टेटमेंट। तो अगर आंसर इज बी 2 8 3 ओनली। ओके, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 इज अग्निप्रस्थ सीन इन द न्यूज़ रिसेंटली इज ए मिसाइल पार्क, बी न्यू पार्लियामेंट हाउस टू बी बिल्ड, सी UAV डेवलप्ड बाय DRDO और इज इट डी न्यूली फाउंड गैलेक्सी। तो अग्निप्रस्थ आज ही हमने अपने करंट अफेयर्स मॉड्यूल में इसको कवर किया है। दिस शुड बी वेरी इजी फॉर यू गाइस। तो इसका आंसर है ए मिसाइल पार्क। ओके, ये INS कलिंगा पे इसको बनाया गया है और जितनी भी मिसाइल्स ने अभी तक डिप्लॉय की गई हैं, ओके, मिसाइल जितनी भी अभी तक डिप्लॉय की गई हैं INS कलिंगा पे, उनका ये एग्जीबिशन है, उनके रेप्लिकाज आपको मिसाइल पार्क में देखने के लिए मिलेंगे। तो अग्निप्रस्थ इज़ अ मिसाइल पार्क। Now let's move forward to our last question. So consider the following statements about Delimitation Commission. A. Statement 1. Delimitation Commission is neither a constitutional body nor a statutory body. Statement 2. The Delimitation Commission is appointed by the Prime Minister of India in consultation with Election Commission of India. Now let's look at statement number 2. The Delimitation Commission is appointed by the Prime Minister. This is incorrect. President appoint करता है। ज़्यादातर जगह पे मोस्ट ऑफ द टाइम प्रेसिडेंट इज़ द अपॉइंटिंग अथॉरिटी गाइस, प्लीज़ रिमेंबर दिस। प्राइम मिनिस्टर नहीं करता है अपॉइंट। ओके, इन कंसल्टेशन विद ECI, तो प्रेसिडेंट है अपॉइंटिंग अथॉरिटी और ECI का जो चीफ कमिश्नर होते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के, वो भी इसके मेंबर होते हैं डिलिमिटेशन कमीशन के। सो स्टेटमेंट नंबर 2 इज़ इनकरेक्ट। नाउ लेट्स लुक एट द स्टेटमेंट नंबर 1. It's neither a constitutional body nor a statutory body. This is also incorrect. Delimitation Commission Act पास हुआ था 1952 में। ओके, सो इट्स अ स्टैट्यूटरी बॉडी, पार्लियामेंट के अप्रूवल से बनती है डिलिमिटेशन कमीशन। so this statement is also incorrect. The answer is D, neither 1 nor 2. कुछ और जो स्पेशल फीचर्स थे वो आपको हमारे करंट अफेयर्स मॉड्यूल्स में मिलेंगे। ओके, तो वो आप ज़रूर देखेगा, जैसे कि डिलिमिटेशन कमीशन के जो रिकमेंडेशंस होते हैं, जो मैंडेट्स होते हैं, उनको सुप्रीम कोर्ट में या किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता है। ओके, सो ऐसे काफ़ी सारी और भी एडिशनल इन्फो आपको हमारे करंट अफेयर्स वीडियो में मिलेगी, तो प्लीज़ वॉच इट। सो आज का MCQ ख़त्म होता है यहीं, कल मिलते हैं। थैंक यू।